हाय स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। ये आज का जो लेक्चर है ये साइटोलॉजी का है, एमएलटी 7 सेमेस्टर के लिए। फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट जो है वो पार्ट फर्स्ट हम पढ़ चुके थे फिज़िकल क्लासेस में, और अभी ऑनलाइन क्लासेस में हमने पार्ट 2 पढ़ना है। आज का जो सिस्टम है वो हमने पढ़ना है बेथिस्टा सिस्टम के रिलेटेड। लेक्चर पार्ट 2 जो है बेथिस्टा सिस्टम असल में क्या है, ये एक फॉर्मेट है कि आपने सर्वाइकल जो साइटोलॉजी है, सर्विकल साइटोलॉजी आपने रिपोर्ट जब देनी है तो कौन से फॉर्मेट में देनी है, उसका फॉर्मेट कैसे होगा। जैसे कि हम सीबीसी हम करते हैं तो रिपोर्ट देते हैं तो कैसे देते हैं कि एचबी या तो कम है या ज़्यादा है, प्लेटलेट्स या कम है या ज़्यादा है, आरबीसी प्रोफाइल होता है, डब्ल्यूबीसी प्रोफाइल होता है, और इसके अलावा प्लेटलेट्स का प्रोफाइल होता है। तो सेम इसी तरह अगर आप रिपोर्ट करेंगे पेप स्मेयर को तो आपने कैसे रिपोर्ट करना है, जो सर्विकल साइटोलॉजी आप देंगे आपने रिपोर्ट कैसे करना है। जैसे कि लैब में अगर हमारे पास कोई सैंपल आता है और वो एडुकेट नहीं होता तो हम क्या लिखते हैं, इनएडुकेट देखते हैं कि या सैंपल नॉट सफिशेंट ऐसे लिखते हैं, उस पर कुछ लिख देते हैं, ऐसे टैग कर देते हैं कि ये सैंपल जो था ये सफिशेंट नहीं था, एडुकेट नहीं था, इनफ सैंपल नहीं था, या ये सैंपल जो था ये कम पड़ रहा था तो हमने प्रोसेस नहीं किया। तो बेथिस्टा सिस्टम ये रिपोर्टिंग फॉर्मेट है कि आपने फॉर्मेट कैसे करनी है, जो सैंपल आया वो कैसे था, वो लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी का सैंपल आया है या वो सैंपल जो है हमने कन्वेंशनल स्मेयर बनाया है, या वो एक हाईवे जैनल स्वैब की तरह आया हुआ था, या वो जो है फिर हमने स्मेयर जो बनाया वो स्पेसिमन एडवोकेट था कि नहीं था, कम था सैंपल या ज़्यादा था। या जैसे कि हम उसके लिए करते हैं, अगर आप स्पूटम ले लें तो आप लिखते हैं कि अगर ऐसे स्पूटम सैंपल आते हैं जिसमें स्पूटम कम और सलाइवा ज़्यादा होते हैं तो आप रिजेक्ट कर देते हैं, बिकॉज आप ये कहते हैं कि सलाइवा ज़्यादा है तो इसलिए हम इसकी रिपोर्ट नहीं करते। तो इसी तरह ये भी एक फॉर्मेट है सर्विकल साइटोलॉजी के लिए कि आप कैसे रिज़ल्ट देंगे। लेकिन आप याद रखें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सिस्टम है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, इससे ज़्यादातर MCQs आते हैं। सबसे पहले ये किसने 1988 में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट जो अमेरिका में है उन्होंने सबसे पहले ये रिपोर्ट तैयार की थी। फिर इसके बाद इसमें अमेंडमेंट की गई है, मॉडिफिकेशन की गए हैं 1991 में टू 2001 में, और इस रिपोर्ट में 3 पार्ट्स हैं। एक स्पेसिमन के रिलेटेड है कि स्पेसिमन कम है, ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है, या हम सेटिस्फाई नहीं है, या कुछ जो भी है, लेकिन स्पेसिमन रिलेटेड। एक है जनरल कैटेगराइजेशन कि अगर आपने रिपोर्ट करनी है तो कैटेगरी क्या है, आपने मेलिग्नेंसी दे दिए है, आपने बिनाइन रिएक्टिव चेंजेस जो है वो दे दिए हैं, नॉर्मल लिमिट आपने दिए है, ये स्क्वामस सेल आपने दिए है, ग्लैंडुलर सेल आपने दिए हुए हैं, क्या है, आपने कौन सी कैटेगरी में रखे, आपको कुछ पता ही नहीं चला कि क्या शुरू है। और एक आपने टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करने हैं, अब कौन से टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करने हैं वो हम पढ़ेंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि किसने किया है, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट वालों ने। मॉडिफिकेशन हुई है इसमें बाद में। और ये TBS असल में है क्या, ये एक रिपोर्ट फॉर्मेट है। और कितने पार्ट्स है इसकी, 3 पार्ट्स, स्पेसिमेन, जनरल कैटेगराइजेशन, टर्मिनोलॉजीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द पार्ट ऑफ TBS सिस्टम। क्लियर। तो ऐसे MCQs आपसे पूछ सकते हैं। अब स्पेसिमेन एडवोकेसी के आप देखें 1988 में जो वर्कशॉप हुए तो इसमें स्पेसिमेन एडवोकेसी के मज़ीद फिर 3 पार्ट्स बनाए गए हैं। एक सेटिस्फैक्ट्री कैटेगरी है, एक सेटिस्फैक्ट्री है बट लिमिटेड है, और एक अनसेटिस्फैक्ट्री है। अब कॉमन सेंस से आप लोग लें कि इन 2 बातों की तो समझ आपको आएगी कि सेटिस्फैक्ट्री मीन कि हाँ मैं सेटिस्फैक्ट हूँ, सैंपल बिल्कुल ठीक है, और अनसेटिस्फैक्ट्री का मतलब कि नहीं मैं इसको रिजेक्ट कर देता हूँ। लेकिन अब सेटिस्फैक्ट्री बट लिमिटेड, इसका आप देखें तो ये कन्फ्यूजन बना रहा है कि इसका मतलब क्या है। अगर सेटिस्फैक्ट्री है तो क्लियर सी बात, और अगर नहीं है तो रिजेक्ट कर दो। बट लिमिटेड का क्या मतलब, हो सकता है कि जो आप रिज़ल्ट दे रहे हो वो फिर क्या हो जाए, डाउटफुल हो जाए कि यार सही है रिज़ल्ट जो है वो तो आ गया है, लेकिन यहाँ पर एक ये लिमिट दिया हुआ था कि बट लिमिटेड में इतना सेटिस्फैक्ट नहीं हूँ इस सैंपल से, सही है। तो यहाँ पर एक डाउटफुलनेस पर आ जाती है। तो इसको ख़त्म करने के लिए 2001 में कौन सी मॉडिफिकेशन हुई है कि सेटिस्फैक्ट्री बट लिमिटेड जो है वो ख़त्म किया गया है। सिर्फ 2 ही है, सेटिस्फैक्ट्री फॉर इवैल्यूएशन, या तो सेटिस्फैक्ट्री है आप बिल्कुल सेटिस्फैक्ट हैं इस सैंपल से, या फिर नहीं है,
या रिजेक्ट कर दे या एक्सेप्ट कर दे। तो ये एमसीक्यूज आ सकता है कि जो सेटिस्फैक्ट्री बट लिमिटेड और अनसेटिस्फैक्ट्री जो था ये कौन सी मॉडिफिकेशन में ख़त्म कर दिया गया है। 1991 में इसको 2 कैटेगरी में कन्वर्ट किया गया है कि 2001 की मॉडिफिकेशन में। या ये आपसे पूछ सकता है कि सेटिस्फैक्ट्री बट लिमिटेड जो है उसको किस पर रिप्लेस किया गया है, तो उसको सेटिस्फैक्ट्री फॉर इवैल्यूएशन और अनसेटिस्फैक्ट्री पर रिप्लेस किया गया है। या आपसे पूछ सकते हैं कि इस 3 कैटेगरी में जो कि 1988 के वर्कशॉप में बनाई गई थी इसमें से कौन सा ख़त्म किया गया है। सेटिस्फैक्ट्री ख़त्म किया गया है, सेटिस्फैक्ट्री बट लिमिटेड ख़त्म किया गया है कि अनसेटिस्फैक्ट्री ख़त्म किया गया है। अब आप सेलुलरिटी को देखें कि आप कितना सेल लेंगे किसी सैंपल में, तो उससे ये पता चलेगा कि आपका स्पेसिमेन जो है वो एडिक्वेट है, और कितना सैंपल आपके पास आ जाए तो वो इनएडिक्वेट है। यहाँ पर हम सेलुलरिटी की बात करेंगे, सेल को देखेंगे कितने सेल हमने लिए। 1991 के फॉर्मेट में ये बात कंसिडर की गई थी कि कम से कम स्लाइड का 10% जो एरिया होगा वो कवर किया गया होगा। किसने कवर किया होगा? वेल विजुअलाइज्ड एंड वेल प्रिजर्व्ड स्क्वामस सेल्स। जो स्क्वामस सेल एक्टोसर्विक्स के होंगे वो 10% एरिया कम से कम उसने क्या किया हो, कवर किया वो किसी स्लाइड का। लेकिन फिर 2001 में इसको चेंज करके ऐसे बना दिया गया है कि नहीं, सिर्फ 10% सरफेस एरिया नहीं चाहिए, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी हमें चाहिए कि इतने सेल आपके सैंपल में प्रेजेंट होने चाहिए। तो वो क्या है? अगर आपने कन्वेंशनल स्मेयर बनाने हैं, जो हमारा स्मेयर जो है रस्मी स्मेयर जो आ रहा है कन्वेंशनल, जिसको हम स्लाइड बनाते हैं, अगर आप वो बना रहे हैं तो कम से कम आपको 8000 से लेकर 12000 तक स्क्वामस सेल चाहिए। पेपर के लिहाज से हर एक सेंटेंस जो है वो ज़रूरी है। 1991 के फॉर्मेट में कितने % सरफेस एरिया चाहिए था? 10% चाहिए था। 2001 में आपको सरफेस एरिया चाहिए था? नहीं, हमें सरफेस एरिया नहीं चाहिए था, बल्कि हमें क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल एस्टिमेशन चाहिए थी। तो आप मुझे बताएं कितने चाहिए थे? कन्वेंशनल स्मेयर में 8000 से 12000 सेल चाहिए थे, जबकि लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी पर हमें 5000 स्क्वामस सेल जो थे वो चाहिए थे। अब लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी और कन्वेंशनल स्मेयर ये हम बाद में पढ़ेंगे कि लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी क्या होती है नेक्स्ट लेक्चर्स में। लेकिन अगर स्मेयर बनाना है, स्लाइड बनाना है आपने, तो 8000 से 12000 सेल चाहिए होंगे। अगर आपने लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी की है, फॉलोअप की है, तो आपको 5000 स्क्वामस सेल जो है वो चाहिए होंगे। लेकिन कौन से सेल? ओनली वेल विजुअलाइज्ड एंड वेल प्रिजर्व स्क्वामस सेल जो होंगे वो ही कंसिडर होंगे। ऐसे ना हो कि कोई जो है डिग्रेडेड सेल जो है वो आप इसको काउंट कर ले, नहीं, सिर्फ वेल विजुअलाइज्ड और वेल प्रिजर्व सेल जो होंगे वो ही इसको कंसिडर कर सकते हैं, हम कंसिडर करेंगे। अब पेडेस्टल सिस्टम 2001 में फिर क्या किया गया है? अब कौन इतना है, किसके पास इतना टाइम है कि वो एक एक सेल गिनता जाए कि हाँ मेरे सैंपल में जो है 8000 सेल 12000 सेल है या नहीं है, सही है। तो फिर क्या हुआ कि बेथेस्डा सिस्टम में फिर रेफरेंस जो है, रेफरेंस इमेजेस, वो इन्होंने पब्लिश की अपनी वेबसाइट पर कि आप देखें अगर आपका कन्वेंशनल स्मेयर और लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी प्रिपरेशन कि अगर इमेजेस स्लाइड्स जो है वो ऐसी आ रही हैं तो इसका मतलब है कि हाँ नॉर्मल है, आपकी सेलुलरिटी जो है वो स्पेसिमेन एडवोकेट है। अगर ऐसे पिक्चर आपके नहीं है, इतने क्राउडेड नहीं है पिक्चर आपके, ये तो फिर इसका मतलब है कि स्पेसिमेन एडवोकेट नहीं है। ये तो था एक्टोसर्विकल सेल्स। अब हमें पता है तो वहाँ पर स्क्वामस सेल पाए जाते हैं। अब बात आती है एंडोसर्वाइकल सेल्स की, जहाँ पर कोलमनर सेल पाए जाते थे और ट्रांसफॉर्मेशन मेटाप्लीजिया के बाद वो स्क्वामस सेल जो थे वो किस में कन्वर्ट हो रहे थे? वो स्क्वामस सेल में, वो जो कोलमनर सेल थे वो स्क्वामस सेल में कन्वर्ट हो रहे थे, जिसको मेटाप्लास्टिक स्क्वामस सेल बोलते थे, अगर आप लोगों को याद हो प्रीवियस लेक्चर। तो 2001 में क्या किया गया है कि प्रेजेंस ऑफ एंडोसर्वाइकल सेल आर ट्रांसफॉर्मेशन जोन कंपोनेंट वो नेसेसरी है, वो होना चाहिए। कितने होने चाहिए? कम से कम 10 सेल जो है जो कि वेल प्रिजर्व्ड हो एंडोसर्वाइकल के। सर्विक्स के 2 पार्ट्स ही थे, एक एक्टोसर्विक्स था और एक एंडोसर्विक्स था। एक्टोसर्विक्स तो आप लोगों को पता चला कि अगर कन्वेंशनल स्मेयर आप लोगों ने बनाना है तो 8000 से 12000 सेल चाहिए है। अगर आपने लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी करनी है तो 5000 सेल चाहिए हैं। लेकिन एंडोसर्विक्स के कितने चाहिए जो कि कोलमनर सेल्स थे? तो कम से कम 10 सेल जो है वो वेल प्रिजर्व्ड आपको चाहिए है, जिसको मेटाप्लास्टिक सेल बोलते हैं, या वो एंडोसर्वाइकल के नॉर्मल सेल जिसकी मेटाप्लीजिया अभी तक नहीं हुआ। क्लस्टर नहीं कंसिडर होंगे, सिर्फ सेल जो होंगे इंडिविजुअल सेल वो कंसिडर करेंगे। लेकिन बाद में ये बता दिया गया है कि नहीं, ज़रूरी नहीं कि ट्रांसफर वो एंडोसर्वाइकल सेल जो है वो ज़रूर आएंगे।
नहीं, हमें सिर्फ एक्टोसर्विक्स और ट्रांसफॉर्मेशन जोन के जो सेल हैं सिर्फ यही चाहिए, हमें एंडोसर्वाइकल सेल्स ज़रूरी नहीं है। लेकिन मतलब कि एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं रखा गया है कि अगर 10 सेल्स नहीं होंगे तो ये स्पेसिमेन को आप क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। नहीं, आप ऐसे नहीं करेंगे, रिजेक्ट नहीं कर सकते, आप इसको प्रोसेस कर सकते हैं। वो इसलिए ये 10 सेल इसलिए मांगे गए थे कि जितनी भी स्क्वामस इंटरएपिथेलियल लीजन है SIL, उन तकरीबन में एंडोसर्वाइकल सेल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी वजह से ये मैंडेटरी करार दिया गया था। लेकिन फिर क्या किया गया, इसको ख़त्म करके अगर सेल आते हैं तो वेल एंड गुड, अगर 10 सेल नहीं आते तो इसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। ये तो स्पेसिमेन एडवोकेसी थी। अब जनरल कैटेगराइजेशन है, ये जो है एक कॉमन सेंस की बातें हैं, ऐसा कुछ ख़ास नहीं है इसमें। सही है। पहले 3 किस्म की बातें होती थी कि नॉर्मल लिमिट है या इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हैं, जिसको बिनाइन चेंजेस, रिएक्टिव चेंजेस कहते हैं, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस जिसको बोलते हैं। सही है। एक जो है वो तीसरी कैटेगरी होती थी मैलिग्नेंसी की। अब 3 कैटेगरी है। नॉर्मल सी बात है कि नॉर्मल है या इन्फ्लेमेशन हुआ है, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस जिसको बोलते हैं, रिएक्टिव चेंजेस, या फिर मैलिग्नेंसी है, कैंसर, सिंपली बात। तो 1991 में क्या किया गया है कि 1988 का जो सिस्टम है वो ख़त्म कर दिया गया है कि 3 कैटेगरीज नहीं चलेंगे, या तो नॉर्मल होना चाहिए या फिर मैलिग्नेंसी होनी चाहिए। ये वाले किसी नहीं चलेंगे कि नॉर्मल है लेकिन इसमें इन्फ्लेमेटरी चेंजेस नहीं। इन्फ्लेमेटरी चेंजेस का तो कोई वो नहीं है, इशू नहीं है। वो एंटीबायोटिक लेके बंदा नॉर्मल हो जाता है, वापस इन्फ्लेमेशन ख़त्म भी हो सकती है। सही है। वो इतना ख़ास जो है इशू नहीं है उसका। तो अगर वो नॉर्मल है या इन्फ्लेमेटरी चेंजेस है तो इन दोनों को ख़त्म कर दो, ये 2 किस्से ख़त्म कर दो, इसकी एक ही कैटेगरी बना दो। और वो कैटेगरी क्या होगा, नेगेटिव फॉर इंट्रा एपिथेलियल लीजन और मैलिग्नेंसी, NILM। मीन कि नेगेटिव है, मैलिग्नेंसी नहीं है। सही है, मैलिग्नेंसी नहीं है। आप अदर में लिख सकते हैं नीचे कमेंट्स में कि हाँ कोई इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आए हुए थे, बाकी ऐसे कोई मैलिग्नेंसी नहीं है। तो 1991 में क्या बताई गई हैं, 2 कैटेगरीज बनाई गई थी। एक जो है वो नॉर्मल होगा और एक जो होगा वो नॉर्मल मतलब कि नेगेटिव फॉर इंट्राएपिथेलियल लीजन, और एक होगा मैलिग्नेंसी पॉजिटिव। ठीक है। तो कौन सी 2 को ख़त्म करके विद इन नॉर्मल लिमिट को ख़त्म कर दिया है, और बिनाइन सेलुलर चेंजेस मीन रिएक्टिव चेंजेस, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस, इन 2 कैटेगरी को ख़त्म करके नेगेटिव करार दिया गया है मैलिग्नेंसी के लिए। या नेगेटिव फॉर मैलिग्नेंसी होगा जो ये NILM, नेगेटिव फॉर इंट्राएपिथेलियल लीजन और मैलिग्नेंसी, या फिर पॉजिटिव मैलिग्नेंसी देंगे बस। अदर उन कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं कि कोई मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ आई हुई है, मैलिग्नेंसी नहीं है, आप नीचे कमेंट्स में जो है वो अदर में आप लिख सकते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी भी इसमें साथ में दी गई थी या हमने चेक कर दिए हैं, वो भी आ रहे हैं। इसमें ऐसे तो कुछ ख़ास नहीं है, आप लोग मुझे पता है बोर नहीं होंगे इस बात से। सिंपली बात यह है कि नॉर्मल है, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हैं, या फिर मैलिग्नेंसी के चेंजेस हैं। तो नॉर्मल और इन्फ्लेमेटरी चेंजेस ये कोई ख़ास इशू नहीं है, इसको नेगेटिव करार दिया गया इन दोनों को मैलिग्नेंसी के लिए, और सिर्फ मैलिग्नेंसी अगर आ रही है तो उसको पॉजिटिव करार दिया गया है। क्लियर। अच्छा, ये जो पेप स्मेयर है, सही है, सर्विकल स्मेयर जो है, सर्वाइकल स्मेयर, ये प्राइमरी स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये एग्जैक्ट डायग्नोज नहीं है। अगर यहाँ पर आपको कोई इशू आ रहा है, कोई डाउटफुलनेस हो गई आपको कि हाँ हो सकता है कि कैंसर मैलिग्नेंसी पॉजिटिव है, तो फिर जाके आपने क्या करना है, आपने मज़ीद जो है वो लैब इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। तो क्या कर दिया गया है कि टर्म डायग्नोज जो है उसको रिप्लेस कर दिया गया है इंटरप्रिटेशन और रिजल्ट के साथ। एग्जैक्ट डायग्नोसिस जो है वो पेशेंट का डिपेंड करता है क्लिनिकल हिस्ट्री पर और लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन पर। ये नहीं कि सर्वाइकल स्मेयर में अगर कोई चीज़ आई हुई है, कोई आपको डाउटफुलनेस आई हुई है, ऐसे कोई साइन आपको मिला है जिससे मैलिग्नेंसी का पता चल रहा है, तो आप डायरेक्ट उसको मैलिग्नेंसी नहीं करार दे सकते, आपने मज़ीद लैब इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। तो इस वजह से टर्म डायग्नोस का मतलब तो यह है कि आपने कोई बीमारी डायग्नोस कर दी है, कन्फर्म कर दी गई है। तो इसमें तो कन्फर्मेशन नहीं थी, तो इस वजह से डायग्नोस जो है उसको ख़त्म करके इंटरप्रिटेशन एंड रिज़ल्ट, अगर आपने रिज़ल्ट देखा हो किसी भी सर्वाइकल साइटोलॉजी की तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, बोल्ड हेडिंग उसमें दी होती है जिसमें लिखे होते हैं इंटरप्रिटेशन एंड रिज़ल्ट। क्लियर। नीचे पर जो होते हैं कंक्लूजन, तो कंक्लूजन और इंटरप्रिटेशन ऑफ रिज़ल्ट अब देते हैं, डायग्नोज जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। फिर नीचे उसमें कमेंट्स में दे देते हैं कंक्लूजन में कि इसमें ये कंक्लूजन हमें साबित हुई है, आप मज़ीद ये इन्वेस्टिगेशन कर लें।
समझ आ गई। तो डायग्नोज नहीं है अभी फ़िलहाल, और डायग्नोज को हमने इंटरप्रिटेशन और रिजल्ट के साथ रिप्लेस कर दिया गया है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि टर्म डायग्नोज जो है वो किसके साथ रिप्लेस हुआ है। जैसे कि क्रिकेट में एक बॉलर जो होता है वो दूसरे बॉलर को रिप्लेस कर देता है, तो सेम इसी तरह डायग्नोज जो है उसको रिप्लेस कर दिया गया है इंटरप्रिटेशन और रिजल्ट के साथ। Absence of epithelial cell abnormality is reported as negative for intraepithelial lesion or malignancy। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर कोई abnormality नहीं है epithelial में तो हम उसको नेगेटिव देंगे, NILM लिखेंगे। अच्छा, इन्फेक्शन इज रिप्लेस्ड बाय ऑर्गेनिज्म, हम इन्फेक्शन नहीं लिखेंगे, हम जो है वो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म लिखेंगे, क्योंकि हो सकता है बाज़ ऐसे इन्फेक्शन है जो कि कई ऑर्गेनिज्म उसको कॉज कर सकते हैं। जैसे कि लेट सपोज निमोनिया की आप बात कर लें तो निमोनिया जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो कि निमोनिया काज कर सकते हैं। मेनिंजाइटिस अगर आप देखें तो बैक्टीरिया भी है, वायरस भी है, फंजाई भी हैं। बैक्टीरिया में भी फिर टाइप्स है, कौन कौन से बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस काज कर सकते हैं। तो हम इन्फेक्शन से अच्छा है कि हम स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म इसमें मेंशन करें कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। अब बात करते हैं एपिथेलियल सेल की एबनॉर्मेलिटीज़ की। जो एक्टोसर्विक्स की एपिथेलियल सेल थे वो स्क्वामस सेल्स थे, नॉन केराटिनाइजिंग स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस सेल थे, और जो एंडोसर्विक्स के थे वो कोलमनर सेल थे जिसको ग्लैंडुलर सेल बोलते हैं क्योंकि वो सिक्रीशन करते हैं, ग्लैंड्स लाइक होते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर भी वही मसला था कि कैटेगरीज़ में 3 तरह की कैटेगरीज़ दिए गए थे। एक तो वो सेल थे जिसको हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि आला ये नॉर्मल है, सही है, आया ये नॉर्मल है या नहीं है, या ये मेलिग्नेंसी है या ये रिएक्टिव कंडीशन है। तो इसकी 3 पार्ट्स बनाए गए थे। एक ये था कि हम इसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते। दूसरी रिपोर्टिंग में ये बात दी गई थी कि ये जो सेल है ये रिएक्टिव कंडीशन को फेवर कर रही है, मतलब कि यहाँ पर कोई मेलिग्नेंसी नज़र नहीं आ रही, रिएक्टिव कंडीशन है। और तीसरी जो थी वो ये थी कि फेवर इंट्राएपिथेलियल लीजन, स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लीजन मेलिग्नेंसी की तरफ रिएक्शन है इनका। फेवर किसकी तरफ है, मेलिग्नेंसी की तरफ है। तो ये 3 बातें थी, और इसमें अगर आप देखें तो फिर डाउट आ गया है कि अगर आप लोग स्पेसिफाई नहीं कर सकते तो मसला क्या है इन सेल के साथ, मुझे है मेलिग्नेंसी या नहीं है, इस पेशेंट को रिएक्टिव कंडीशन है या कुछ और है। तो फिर एक टिपिकल स्क्वामस सेल होते हैं, टिपिकल वो मतलब कि नॉर्मल, एक होता है एटिपिकल मतलब कि एबनॉर्मल स्क्वामस सेल। तो एटिपिकल स्क्वामस सेल ऑफ अनडिटरमिन्ड सिग्निफिकेंस, एटिपिकल स्क्वामस सेल ऑफ अनडिटरमिन्ड सिग्निफिकेंस, ASCUS, ये कौन से सेल थे? ये वो सेल थे कि अगर आप रिएक्टिव कंडीशन में देखें तो इनमें जो चेंजेस आ गई थी वो चेंजेस रिएक्टिव कंडीशन से ज़्यादा थी, रिएक्टिव चेंजेस से वो चेंजेस ज़्यादा थी। आप इसको इन्फ्लेमेशन नहीं कह सकते। और अगर आप मेलिग्नेंसी के बेस पर आएँ तो मेलिग्नेंसी के लिए ये शॉर्ट पड़ रही थी, वो क्राइटेरिया फुल नहीं कर रही थी जो कि मेलिग्नेंसी के लिए काफ़ी होता है। तो ऐसे सेल को कहते हैं एटिपिकल स्क्वामस सेल ऑफ अनडिटरमिन्ड सिग्निफिकेंस। अब होता क्या है, इसमें फिर 3 कैटेगरीज दिए गए हैं कि या तो हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते, या फिर ये रिएक्टिव कंडीशन की तरफ इशारा दे रहे हैं, या फिर ये मेलिग्नेंसी की तरफ इशारा दे रहे हैं। तो ये जो डाउट की बात आप कर रहे हैं ना, ये ख़त्म कर दें। हमें 100% प्योर जवाब चाहिए, मसला क्या है। तो इसके लिए फिर क्या किया गया है कि एटिपिकल स्क्वामस सेल जो है इसको क्लासिफाई किया गया है 2 ही तरीकों में। एटिपिकल स्क्वामस सेल ऑफ अनडिटरमिन्ड सिग्निफिकेंस मतलब कि ये नॉर्मल सेल्स, और फिर एटिपिकल स्क्वामस सेल ऑफ हाई ग्रेड इंट्राएपिथेलियल लीजन। एटिपिकल स्क्वामस सेल जो है लेकिन हाई ग्रेड के हैं। तो एटिपिकल स्क्वामस सेल जो है ये रिएक्टिव एटीपिया इज एलिमिनेटेड, मतलब कि रिएक्टिव कंडीशन शो कर रही है, इसको ख़त्म कर दिया गया है। साइटोपैथोलॉजिस्ट जो है उनको डिसीजन लेना होगा, सिंपली जो डिसीजन है वो लेनी होगी, या तो आप नेगेटिव करार दे दें या आप मेलिग्नेंसी करार दे दें एटिपिकल स्क्वामस सेल की। यहाँ बात क्लियर हो गई कि आप 2 ही बात करें, नेगेटिव है NIML नेगेटिव फॉर इंट्राएपिथेलियल मेलिग्नेंसी और लीजन, या फिर एटिपिकल स्क्वामस सेल्स हैं जो कि मेलिग्नेंसी के सेल होंगे। एटिपिकल अनडिटरमिन्ड सिग्निफिकेंस का मतलब ये वाले सेल, अनडिटरमिन्ड सिग्निफिकेंस की उसकी कोई ख़ास सिग्निफिकेंसी नहीं है। या तो नेगेटिव की बात करें, इसको आप टेक कर ले कि नेगेटिव है, नॉर्मल है, या फिर आप मेलिग्नेंसी की बात कर ले। सिर्फ 2 ही डिसीजन ले ले आप। ये वाला किस्सा ख़त्म करें कि स्पेसिफाई नहीं कर सकते और ये सेल रिएक्टिव कंडीशन शो कर रहे, तो ऐसे नहीं है। आपने नॉर्मल कंफर्म बता देना है कि नेगेटिव है या है मेलिग्नेंसी। क्लियर हो गई बात।
एपिथेलियल सेल एब्नॉर्मेलिटी में फिर अगर स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लीजन है, मैलिग्नेंसी है, तो कितने किस्म की है? यहाँ पर फिर दो किस्म, टू टायर्ड सिस्टम है, एक लो ग्रेड है और एक हाई ग्रेड है। स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लीजन्स जो होते हैं या तो लो ग्रेड के होते हैं या हाई ग्रेड के होते हैं। तो लो ग्रेड जो है ये ट्रांशिएंट इन्फेक्शन है, मतलब कि लिटिल शॉर्ट पीरियड का इन्फेक्शन है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का, और ये प्रोग्रेस नहीं होता हाई ग्रेड को। जबकि हाई ग्रेड इन्फेक्शन जो है ये परसिस्टेंट इन्फेक्शन है, मतलब क्रॉनिक इन्फेक्शन आप ले लें, सही है, या ऐसा इन्फेक्शन है जो कि बॉडी में ज़्यादा देर तक रहती है, तो परसिस्टेंट इन्फेक्शन है और इसके रिस्क भी हायर प्रोग्रेशन की तरफ है। तो स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लीजन हमने यहाँ पर कहा एटिपिकल स्क्वामस सेल्स, सही है, एटिपिकल स्क्वामस सेल जो कि इंट्राएपिथेलियल लीजन कॉज करते हैं, सही है। तो इंट्राएपिथेलियल लीजन क्या है? ये फिर दो तरह के हैं, लो ग्रेड और हाई ग्रेड। तो आपसे पूछ सकते हैं कि लो ग्रेड जो है वो कौन से वायरस के साथ एसोसिएटेड है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के साथ। ट्रांशिएंट इन्फेक्शन कौन से? लो ग्रेड का है। परसिस्टेंट इन्फेक्शन किसका है? वो हाई ग्रेड का है। अब एटिपिकल ग्लैंडुलर लीजन्स हैं। वो ग्लैंडुलर लीजन्स का मतलब ग्लैंडुलर सेल्स वो सेल्स जो कि ग्लैंड लाइक एक्ट करते हैं, जो कि सिक्रेशन करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है एंडोमेट्रियल सेल्स की, सॉरी एंडोसर्वाइकल सेल और एंडोमेट्रियल सेल्स की। तो आप यहाँ पर देखिए ये कि चेंजेस वही बात आ गई, एटिपिकल ग्लैंडुलर लीजन वही बात है कि रिएक्टिव कंडीशन से इनकी चेंजेस ज़्यादा थी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन से, और एडिनो कार्सिनोमा के लिए जो कि ग्लैंडुलर सेल्स की कार्सिनोमा मैलिग्नेंसी को कहते हैं एडिनो कार्सिनोमा, उनके लिए कम पड़ रही थी। तो ये वो चेंजेस थे। 2001 में फिर क्या किया गया है कि एटिपिकल ग्लैंडुलर सेल ऑफ अनडिटरमिन्ड सिग्निफिकेंस को ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन पैदा हो रही थी किसके साथ? एटिपिकल स्क्वामस सेल ऑफ अनडिटरमिन्ड सिग्निफिकेंस जो हम पहले पढ़ चुके हैं एक्टोसर्वाइकल सेल्स में। तो ये कन्फ्यूजन पैदा हो रही थी कि ये अनडिटरमिन्ड सिग्निफिकेंस ग्लैंडुलर सेल्स का है कि स्क्वामस सेल का है, तो इसको ख़त्म कर दिया गया है। एटिपिकल ग्लैंडुलर सेल ऑफ अनडिटरमिन्ड सिग्निफिकेंस जो है इसको ख़त्म कर दिया गया है। ग्लैंडुलर सेल की एब्नॉर्मेलिटी जो है वो स्पेसिफिक सेल लीनिएजेस होगी। ये एंडोसर्वाइकल सेल्स हैं या एंडोमेट्रियल सेल्स हैं? ग्लैंडुलर सेल्स तो दोनों है ना, मतलब अब बताएं कि एंडोसर्वाइकल के सेल हैं, ये एटिपिकल सेल जो आ रहा है ये एटिपिकल एंडोसर्वाइकल सेल्स हैं या ये एटिपिकल एंडोमेट्रियल सेल्स हैं? दोनों जो है वो ग्लैंडुलर सेल है। एटिपिकल ग्लैंडुलर सेल तो मैं मानता हूँ कि है, एटिपिकल ग्लैंडुलर सेल है, लेकिन कौन से है आपने स्पेसिफिक लीनिएज बतानी होगी, एंडोसर्वाइकल सेल्स की है या एंडोमेट्रियल सेल्स की है, या आप जस्ट मेंशन कर सकते हैं कि एटिपिकल ग्लैंडुलर सेल। एटिपिकल ग्लैंडुलर सेल फेवर रिएक्टिव, ये रिएक्टिव कंडीशन वाली बातें ख़त्म कर दिए गए हैं, इसको एलिमिनेट कर दिया गया है, ये ख़त्म कर दिए गए। अपने सिंपली दो ही बातें कर रहे हैं, यस नो, नेगेटिव फॉर इंट्राएपिथेलियल लीजन मैलिग्नेंसी या फिर एटिपिकल स्क्वामस सेल या एटिपिकल ग्लैंडुलर सेल। ये जो था आज हम पढ़ चुके हैं बेथेस्डा सिस्टम। इंशाल्लाह इसका पार्ट 3 भी है जिसमें हम पढ़ेंगे कि कौन से इन्फेक्शन है और कौन से सेल्स जो हैं वो आ सकते हैं पेप्स में, सर्वाइकल साइटोलॉजी में। तो आप पढ़ लें इसको, अगर समझ आती है तो वेल एंड गुड। आप इसके लिए कास्ट डायग्नोस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं बुक, और इसके अलावा प्रणाब देव की भी डायग्नोस्टिक साइटोलॉजी की बुक देख सकते हैं। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। की नेक्स्ट लेक्चर मैं बना देता हूँ इंशाल्लाह, कल या परसों में अपलोड कर दूँगा। अल्लाह हाफिज़।